नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और मैं शोभा किरण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका कि नाम है नवांकुर का कोना, जो आता है हर शुक्रवार रात 9 बजे। जिसके अंतर्गत मैं मिलवाती हूं आप सबको हर हफ्ते किसी न किसी नवांकुर से, और आप और हम जानते हैं उनके जीवन से और साहित्यिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है आदरणीय श्री विमल तिवारी आत्मबोध जी। वो हैं यूपी से, देवरिया से। और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। उन्होंने फ्रेंच भाषा में स्नातक किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। पर्यटन विवरण में उन्होंने एमए किया हुआ है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से। साथ ही वो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, यात्रा विवरण लिखते हैं, डायरी वगैरह लिखने के शौकीन हैं और इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो विमल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि लेखन की शुरुआत कब हुई? आपको कैसे लगा कि ये क्षेत्र आपका है? ज़िंदगी में प्रेरणा बनकर कौन आया? और साथ ही मेरे दर्शकों को ये भी बताइए कि परिवार वालों ने आपका कितना साथ दिया और कितना दे रहे हैं। नमस्कार। पंचायत मीडिया के आज के प्रोग्राम में मैं विमल तिवारी आत्मबोध देवरिया उत्तर प्रदेश से पंचायत मीडिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शोभा किरण जी का बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नवांकुरों के कोना के कार्यक्रम के तहत आज मुझे मौका दिया है। मैं उनका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े लोगों को तो प्लेटफॉर्म सब दे देते हैं और शोभा किरण जी का यह प्रयास कि नवांकुर लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी बातों को सुनना, उनके करियर और उनके बारे में जानना, दर्शकों को भी बताना, इस तरह से एक नवांकुर को दर्शकों के पास पहुंचाने का काम करना उनका एक बहुत बेहतर प्रयास है। इसके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं शोभा किरण जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत आगे जाए, बहुत सफल हो। जहाँ तक मैडम की सवाल का जवाब है, तो लेखन की शुरुआत हम लोगों ने लेखन की शुरुआत कभी भी आदमी कर सकता है, जब उसके मन में भाव आए तब कर सकता है। मैंने लेखन की शुरुआत अपने जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल में रह के लेखन की शुरुआत किया। तब हम लोगों ने निबंध वगैरह लिखना शुरू किया और वहीं पे लेखन की कला विकसित हुई हॉस्टल में रहते हुए, क्योंकि हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही बहुमुखी लोगों का होता है। वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं और बीएचयू में रहते हुए कार्यक्रम करने पड़ते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ ऐसे लिखना, फिर कभी टैगलाइन लिखना, कविताएं लिखना, ऐसे शुरुआत हो गई। अपने एजुकेशन के पीरियड शुरुआत हो गई अपने एजुकेशन के पीरियड में ही। ये क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं पूर्ण रूप से इसमें उतरना चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ आगे जीविका का काम, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये है कि अब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और बेहतर तरीके से अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक लेखन में प्रेरणा स्रोत की बात है, तो लेखन में प्रेरणा स्रोत तो मेरे बहुत सारे गॉडफादर हो सकते हैं, लेकिन मेरे घर वालों का इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का लिखे, कुछ आगे बेहतर करे, साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा मुकाम पाए, मुकाम बनाए। तो इस तरह से घर के लोगों का बहुत उत्साह रहता है और काफ़ी प्रेरणा देते हैं। इसमें मेरी माँ का, बहनों का, मेरे भाई का, सबका, और सब मेरी रचनाओं का सबसे बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को सुनाता भी हूँ अपनी रचनाओं को। तो विमल जी ने बताया कि उनकी लेखन की जो शुरुआत थी वो पढ़ाई के दिनों में हो गई थी और उनके गॉडफादर तो बहुत सारे हैं। और ये भी बताया कि उनके जो परिवार वाले हैं वो उनका बहुत साथ देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लेखक के लिए, और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है परिवार वालों का साथ। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब मैं विमल जी आपसे अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं, और कोई एक ऐसी विधा होगी जिसमें लिखना आपको बहुत पसंद होगा, और हमारे दर्शकों को कोई अपनी पसंदीदा रचना
सुनाइए। बेसिक हिंदी साहित्य तो इंटरमीडिएट के बाद हम लोग का छूट गया था, क्योंकि आगे की पढ़ाई मेरा फ्रेंच भाषा साहित्य में है, फ्रेंच में है। तो और मेरी जॉब भी आगे चल के मैंने टूरिज़्म में मैनेजमेंट किया, तो हम लोगों का जॉब क्षेत्र भी ट्रैवल और टूरिज़्म सेक्टर से रहा। लेकिन ट्रैवल टूरिज़्म सेक्टर में रहते हुए फ्रेंच में आगे पढ़ाई स्टडी किए हुए फिर हमको लगा कि अपनी भाषा में ही लिखना बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग शुरू में तो मैं ऐसे से शुरुआत किया और पोइट्री वगैरह भी लिखता था, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैवलॉग है। मैं ट्रैवलॉग ही मूलतः लिखता हूँ। इसके अलावा कुछ पौराणिक और अपने देश के काल से इतिहास इतना समृद्ध है कि अपने देश के इतिहास और पौराणिक घटनाओं और पात्रों पर इतना बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं पौराणिक और इतिहास की कुछ घटनाओं और कुछ पात्रों को उठा के मैं आजकल नॉवेल लिख रहा हूँ, उपन्यास फॉर्म में मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, जिसमें राधा जी के साथ मेरी बड़ी सिंपैथी है, सीता जी के साथ बड़ी सिंपैथी है, इलियड की एक वुमेन कैरेक्टर है एंड्रोमेक, उसके साथ मेरी बड़ी सिंपैथी है। मैं इन 3 वुमेन कैरेक्टर पर लिख रहा हूँ। राजा छत्रसाल पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं राजा छत्रसाल पर भी लिख रहा हूँ। बीच बीच में क्या होता है कि ये ग्लोबलाइजेशन पे, LGBT पे और गांव के बदल रहे परिवेश पर भी मैं अपना नॉवेल लिख रहा हूँ। कविता और गीत मैंने इसी में लिखना शुरू किया। जब मेरे पात्र बोलते हैं या कुछ कहते हैं, बोलते हैं, उसी हिसाब तो उस वक्त मैं किसी और का तो अपना ले नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे काव्य की रचनाएं करनी पड़ती हैं। इसके लिए मुझे गीत गज़ल लिखना पड़ता है। लेकिन मैंने गीत गज़ल को कहीं किसी से सीखा नहीं है, मेरा कोई इसमें तामील नहीं लिया है, मैंने किसी को अपना गुरु नहीं माना है। या मैं अपने साहित्य में ये सोचता हूँ कि मैं साहित्य में किसी के अंडर नहीं रह के लिखूँगा, मैं स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से लिखूँगा, वही लिखूँगा जो सत्य होगा। अगर कभी चापलूसी हाथ से लिखनी पड़ेगी तो मैं अपनी कलम को उस दिन बंद रख दूँगा, मैं लिखना पसंद ही नहीं करूँगा। अब मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ उसको इस चीज़ को सुनाया हूँ कि मेरी एक रचना है कि बने सूरज तू दुनिया का, मैं तेरा साज बन जाऊँ, जो बातें हो ज़माने की, मैं तेरा आज बन जाऊँ, चाहत जो पन पे राग की गीतों में तो बोलो, बने राधा तू घर मेरी, मैं तेरा श्याम बन जाऊं। ये मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तहाँ जो लोग कहते हैं वहाँ मैं ये चीज़ करता हूँ। आजकल तो मैं बहुत सारे अपने कोरोना पर लिखे साहित्य को लेकर भी आया हूँ आपके सामने। तो ये मेरा पसंदीदा था, इसको मैं हर जगह पे गाता हूँ, सुनाता हूँ। तो दर्शकों, सुना आपने, विमल तिवारी जी ने बताया कि वो ट्रैवलॉग लिखते हैं, कुछ पौराणिक पात्रों के बारे में लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं। और तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आप जो भी क्षेत्र चुने, जिस विधा में लिखे, उसमें महारत हासिल करें। और अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि पत्र पत्रिकाओं में आपकी कितनी रचनाएं छप चुकी हैं, और साझा संकलन अगर कोई आई है तो वो क्या है, क्या नाम है, एकल संकलन है, अगर कुछ ऐसी रचनाएं किताबें आ चुकी हैं तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। नीदरलैंड की एक पत्रिका है एम्स्टेल गंगा, और एक अमेरिका से निकलने वाली साप्ताहिक अखबार है हम हिंदुस्तानी, उसमें अक्सर मेरी रचनाएं निकलती रहती हैं। उसके अलावा अपने देश में भी बहुत सारे डिजिटल हैं, कुछ ई पत्रिकाएँ, ई मैगज़ीन हैं, ई पेपर हैं, जिसमें दक्षिण समाचार में बहुत बोलूँगा कि उसमें मेरी रचनाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इनकलाब एक ऑनलाइन पत्रिका है, ब्लॉग है, उस पर भी मेरी रचनाएं रचनाकार पर मेरी बहुत सारी रचनाएं हैं। और इसके अलावा समय समय पर भी बहुत सारे पेरियोडिकल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में मेरी रचनाएं निकलती रहती हैं। इसलिए इन सब के लिए मैं संपादक महोदय का सभी संपादक महोदय का, बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो मेरी रचनाओं को कम से कम अपने न्यूज़पेपर्स में जगह देते हैं।
दोस्तों अभी तक मेरी एक काव्य संग्रह आई है लोकतंत्र की हार करके, जो राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित हुई है। ये अमेज़न पे टॉप 10 में रहा इसका किंडल वर्जन, और इसका जो पेपर बैग था वो टॉप 100 में बहुत कई दिनों तक 67 नंबर पे भी था। इसे काफ़ी दूर मेरे मित्रों के द्वारा, पाठकों के द्वारा सराहना मिली। विश्व पुस्तक मेला अभी जो पिछली फरवरी में बीता था 2020 प्रगति मैदान का, उसमें मेरे पुस्तक की 100 प्रतियाँ बिकी गई। वहाँ पे मुझे इसका मैं बहुत खुश हुआ कि इसकी सारी की सारी प्रतियाँ बिकी गई। अभी भी पाठकों के द्वारा इसे बहुत सराहा जाता है। इसमें मैंने क्या लिखा है कि लोकतंत्र की हार, मैंने इसलिए लोकतंत्र की हार अपनी काव्य संग्रह का नाम रखा क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जब भूख मरी, बेरोजगारी, भूवन के प्रति अत्याचार को बंद नहीं कर पाती है, तो मुझे लगता है कि तब चुनी हुई सरकार असफल हो जाती है। उस समय लोकतंत्र वास्तव में हार जाता है, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है, हमको मौका ही नहीं देती है हमारे जीवन को कुछ बेहतर करने के लिए। मेरी आने वाली एक किताब है रवीना प्रकाशन दिल्ली से, मन मर्जिया करके। मुझे उम्मीद है कि आप सब आएगा तो एक नवांकुर का हिम्मत बढ़ाने के लिए कम से कम उसका समर्थन दीजिएगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बुक का समर्थन करके, क्योंकि आपके ही समर्थन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, कुछ जगह मिलेगा, कुछ बेहतर करने का जगह मिलेगा, कुछ बेहतर करने का मन लगेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी समर्थन का बहुत आभार रहेगा। बहुत खुशी होगी आप जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो पत्र पत्रिकाओं में तो आपकी बहुत सारी रचनाएं छपती है, यहाँ तक कि अमेरिका तक आपकी पहुँच है, तो बड़ी अच्छी बात है। और आपकी किताब के लिए आपको बहुत सारी बधाई। लोकतंत्र की हार टाइटल भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। अब अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आपके हिसाब से जो एक लेखक है वो कितना लेखक होना चाहिए? उसको पाठक होना चाहिए या सिर्फ लेखक होना चाहिए? और आपका जवाब अगर हाँ है तो क्यों, और ना है तो क्यों? आपके अपने अपने नज़रिए की बात आप करें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो लेखक को जीवन में कभी भी लेखक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जीवन में लेखक को ये समझना ही नहीं चाहिए कि वो लेखक है। उसे हमेशा एक श्रोता और पाठक बन के ही रहना चाहिए। मैं अपने आप को लेखक या कवि मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल कवि या लेखक मत कहिए, क्योंकि अगर मैं आज मान लूँगा कि मैं कवि हूँ या लेखक हूँ तो मैं कुछ बेहतर लिख नहीं पाऊँगा। मैं अभी भी मानता हूँ कि पाठक हूँ, इसीलिए मैं पुराने चीज़ों को और नए जितने भी मेरे भाई बहन लिख रहे हैं उन सबको मैं पढ़ता हूँ। बहुत मेरे मित्र तो समीक्षा के तौर पे अपनी बुक भेजते हैं, और बहुत का तो मैं ख़रीद के पढ़ता हूँ, क्योंकि देखने में ये लगता है, पढ़ने से ये पता चलता है कि कहाँ से कहाँ ट्रेंड बदल रही है, कहाँ ट्रिक हट रही है, कहाँ लाइन हट रही है, और किस हिसाब से अब हमको भी ढलना चाहिए। ये चीज़ पढ़ने से ही पता चलता है। कभी भी अगर आप लेखक समझ लेंगे तो पढ़ने की प्रवृत्ति से हट जाएंगे। पढ़ने की प्रवृत्ति से हट जाएंगे तो जो बदलाव हो रहा है वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। तो परिवर्तन के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पढ़ने की बात है तो मैं फ्रेंच लिटरेचर के बहुत सारे लेखकों की भी किताबें पढ़ता हूँ। उसमें भी बहुत अच्छे साहित्यकारों ने बहुत अच्छी रचनाएँ किया है। इंग्लिश में पी.बी. शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, इनकी रचनाओं को, कविताओं को मैं बहुत पढ़ता हूँ। चार्ल्स डिकेंस के, डी.एच. लॉरेंस के किताबों को मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। हिंदी के तो सारे रचनाकार मुझे बहुत पसंद है। भगवती चरण वर्मा का प्रेमचंद्र मुझे इतना पसंद है कि इसे मैं अब आज तक कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिख लूँगा भविष्य में, लेकिन मैं भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा जैसा और निर्मला जैसा कभी नहीं लिख पाऊँगा प्रेमचंद्र जी के। ये दोनों किताबें बहुत ही दिल से लिखी गई हैं और बहुत मेहनत से लिखी गई हैं। मैं ये चीज़ भी कहता हूँ कि पढ़ते हुए भी जानकारी लेना और लिखते हुए भी जानकारी, वो ही रचना है, बाकी रचनाएं कुछ नहीं है। याद रखें कि अगर पढ़ते हुए भी मुझे कुछ जानकारी मिल गई तो तभी मैं पढ़ता हूँ, बाकी मैं ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अब सबकी अलग अलग अपनी अपनी ट्रेंड है, अब सबका अपना रुझान है।
कुल मिला जुला के ये होना चाहिए कि लेखक के साथ सबको एक पाठक भी होना चाहिए, और पाठक को तो पाठक होना ही चाहिए। पाठक ही सबसे सुप्रीम होता है, लेखक सुप्रीम नहीं होता है, पाठक सुप्रीम होता है। मैं पाठक ही हूँ, और भविष्य में भी आप मुझे पाठक ही समझिएगा। पाठक समझ के ही एक पाठक की रचनाओं का प्रोत्साहन करिएगा। यही मेरे आपसे ख्वाहिश है, यही मेरी आपसे गुजारिश है, और यही मैं आपसे कहना भी चाहूँगा। यही आपका समर्थन मुझे मिले, इसी का मैं ख्वाहिशमंद हूँ। और विमल जी, बहुत ही बेहतरीन आंसर आपने जवाब दिया है कि लेखक को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक लेखक है, और एक लेखक तभी लेखक हो पाता है जब वो एक अच्छा पाठक होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, अग्री करती हूँ। तो इस आंसर के लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कवि क्या लिखता है, अपनी भावनाएं लिखता है या सिर्फ वो सिर्फ लिखता है? उसमें अगर कोई कवि कोई कविता लिख रहा है तो उसकी कितनी भावनाएं उसमें जुड़ी हुई होती हैं? फिलहाल अभी आप अपने को कहाँ पाते हैं, आगे मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं? और एक सवाल इसके साथ मैं जोड़ देती हूँ कि मंच पर अगर आपको अवसर दिया जाए किसी मनपसंद कवि के साथ मंच शेयर करने का, तो वो कौन होगा जिसके साथ आप मंच शेयर करना चाहेंगे? और चलते चलते कुछ संदेश अगर हो आपके मन में कि जो नवांकुर है उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो एक संदेश के रूप में छोटा सा संदेश हमारे नवांकुरों को देते हुए चलिएगा। देखिए, मैं ट्रैवलॉग कहानी के साथ उपन्यास भी लिखता हूँ, और कुछ कविताएं भी लिखता रहता हूँ। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं प्लान करके बैठता हूँ कि मुझे आज अपनी कहानी को ख़त्म कर लेनी है, या आज अपने नॉवेल में मुझे इतने पार्ट को लिखने हैं, तो वो मैं बैठ के पूरा कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं ये सोच के बैठता हूँ कि मुझे एक कविता लिखनी है, तो यकीन मानिए कि कविता मुझसे नहीं लिख पाती है। मेरे मन में आता ही नहीं कि शब्द नहीं आता है, भाव नहीं आता है। तो कविता सोच के या प्लान करके नहीं लिखी जाती है। कविता आत्मा से पैदा होती है, और आत्मा से पैदा होने वाली छंदबद्ध प्रस्तुति कविता होती है। इसीलिए प्राचीन जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के धर्म ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथ जो है वो काव्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, और काव्यात्मक रूप में लिखने की वजह से ही उनको बोला जाता है कि इसे परमात्मा ने ही लिखा है। मैं कहता हूँ कि परमात्मा ही लिखता है, क्योंकि काव्य लिखना परमात्मा का ही काम है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी तो ही आप काव्य लिख पाएंगे, नहीं होगी तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। होता है ऐसा अक्सर है कि कई बार आप एक लाइन में कविता को 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने में शायद हफ्तों लग जाते हैं। तो कविता दिल की भावना नहीं, आत्मा की भावना होती है, और ईश्वर की कृपा से लिखी जाती है। बिना ईश्वर की कृपा के कविता लिखी ही नहीं जा सकती। अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो अभी तो मैं एकदम बिल्कुल सतह पे हूँ। अभी ये नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ये है कि शोभा किरण मैडम जी जैसे लोगों की नज़र पड़ जाए तो हो सकता है कि कहीं कोई मुकाम मिल जाए। और जो मेरे दर्शक हैं या पाठक हैं, दर्शक और पाठक को तो मैं दर्शक पाठक मानता ही नहीं हूँ, अपना मित्र मानता हूँ, भाई मानता हूँ। इनका सहयोग समर्थन मिल जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग भी कुछ आगे बढ़ जाएं। तो आपकी ही बात लिखेंगे, अपनी बात नहीं लिखेंगे, मित्रों की बात लिखेंगे। और जहाँ तक मन पसंदीदा एक कवि के साथ मंच शेयर की बात करने की है, तो मैं अंजुम रहबर जी को बहुत पसंद करता हूँ। और सबीना अदीब जी की एक रचना जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी मैं रचनाओं का उनकी मैं प्रस्तुति बहुत देखता हूँ। रुखसार बलरामपुरी हैं, उनकी रचनाओं और जितने भी नए कवि हैं वो सब आके बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। इलेश अवस्थी हैं, उनकी भी मैं नए ओज के कवि हैं, उनकी रचनाओं उनकी कविताओं को तो मैं बहुत प्रेम से सुनता हूँ। हास्य के कवि हैं जो चेतन चर्चित, उनकी भी कविताओं को सुनना मैं बहुत पसंद करता हूँ। जहाँ तक मन साझा करने की बात आएगी तो अगर मौका मिला तो मैं रुखसार बलरामपुरी और सबीना अदीब जी के साथ, अंजुम रहबर जी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहूँगा, मंच पे उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा।
हालाँकि मैं खुद ही एक नवांकुर हूँ और अभी लिखना मैंने शुरू किया है, तो मैं अपने सारे नए लेखकों से, जो नए लोग लिखने को सोच रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आप 1 मिनट में मत सोचिए कि आपको एक ही महीने में, 1 दिन में आप सेलिब्रिटी बन जाएँ, स्टारडम बन जाएँ और आपको सारी सुख-सुविधाएँ मिल जाएँ, आप पहली सफ़ में बैठने लगें। तो इस तरह का ख़्याल बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें पेशेंस रख के सत्य लिखिएगा, चापलूसी कभी मत लिखिएगा, क्योंकि अब दरबारी कोई नहीं रहा है, लोकतंत्र है, यहाँ सब स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। आप अपने मन से लिखिए, किसी के दबाव में मत लिखिए, किसी के अनुसार मत लिखिए, किसी का नकल करके मत लिखिए। और नकल करेंगे तो आप बिल्कुल उसी की भाषा लिखेंगे, आप अपनी भाषा को भूल जाएंगे। और जहाँ तक अशुद्धियों की बात होती है, तो मैं शब्दों की अशुद्धियों पे, ग्रामर के चीज़ों पे मैं बहुत ध्यान नहीं देता। मैं ये ध्यान इस बात पे देता हूँ कि मेरी बात आप समझ जाएं। जब आप मेरी बात समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी लेखनी सफल हो गई है। मैं वही शब्द अपनी रचनाओं में डालता हूँ जो प्रचलन में है, जिसको पढ़ने पे पाठक डिक्शनरी ना खोले, या वो उसको ये ना लगे कि ये क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल चलता हूँ शब्दों का प्रयोग करके मैं लिखता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी वैसे ही लिखिएगा, बहुत क्लिष्टता से लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और नवांकुर है, हम लोग नवांकुर हैं, तो थोड़ा सा सब्र, धैर्य, धीरज की ज़रूरत है। पुराने लेखकों को पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोगों को उनसे कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, उनके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी मौका मिले उनसे आशीर्वाद लेने की भी ज़रूरत है। और कोई अगर बहुत आगे निकल गया है अपनी मार्केटिंग के द्वारा, तो बहुत उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो साहित्य में ये ट्रेंड चल गया है बेस्ट सेलर का, बुक लॉन्चिंग का, प्री ऑर्डर्स का, प्रस्तावना का। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं इन सब इनाम का, सम्मान का, मैं इन सब से परे स्वतंत्र रह के अपनी बात को लिखता हूँ। वो बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वो सत्य होता है, इसीलिए मैं लिखता हूँ। और सत्य सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी सत्य को छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा कहूँगा कि आप भी सत्य के साथ रहिए। आप बहुत इनाम के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में मत पड़िए। आप बेहतर सोचिए, सत्य सोचिए और सत्य लिखिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, यही मैं आपको सलाह भी दूंगा। साथ ही मैं मीडिया पंचायत के सभी दर्शकों का बहुत दिल से अभिवादन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ शोभा मैडम जी का, कि जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, नवांकुर के कोना कार्यक्रम में मुझे शामिल किया, बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करने का मौका दिया। इसके लिए पंचायत मीडिया के सारे सहयोगी सदस्यों का और शोभा मैडम जी का बहुत बहुत आभार। सुनने वाले मेरे सभी मित्रों का, देखने वाले मेरे सभी मित्रों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिमल जी, बहुत ही बेहतरीन आंसर आपने जवाब दिया है कि लेखक को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक लेखक है, और एक लेखक तभी लेखक हो पाता है जब वो एक अच्छा पाठक होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, अग्री करती हूँ। तो इस आंसर के लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कवि क्या लिखता है, अपनी भावनाएं लिखता है या सिर्फ लिखता है? उसमें अगर कोई कविता लिख रहा है तो उसकी कितनी भावनाएं उसमें जुड़ी हुई होती हैं? फिलहाल अभी आप अपने को कहाँ पाते हैं, आगे मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं? और एक सवाल इसके साथ मैं जोड़ देती हूँ कि मंच पर अगर आपको अवसर दिया जाए किसी मनपसंद कवि के साथ मंच शेयर करने का, तो वो कौन होगा जिसके साथ आप मंच शेयर करना चाहेंगे? और चलते चलते कुछ संदेश अगर हो आपके मन में कि जो नवांकुर है उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो एक संदेश के रूप में छोटा सा संदेश हमारे नवांकुरों को देते हुए चलिएगा।